अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स में आता है, और तो इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक्चुअल में क्या है। द स्टेट ऑफ अ सिस्टम इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम आपने ये देखना है कि जब आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा तो उस चीज़ को आप कहेंगे इक्विलिब्रियम। और जब हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो उसमें ये होता है कि जो भी स्टेट होती है सिस्टम की, उसका जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और जो है रिवर्स रिएक्शन जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट है। अब जैसे कि डायग्राम में देखें, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी शो हुआ है और रिवर्स रिएक्शन भी शो हुआ है, लेकिन ये कहाँ पे आके एक साथ इक्वल हो रहे हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट पे। यानी कि जिस स्टेट पे आके ये इक्वल होते हैं एक दूसरे के, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा है। अब यहाँ पे ग्राफ में भी देखें, एक तरफ लिखा हुआ है रिएक्शन रेट वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे टाइम हमारे पास है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन आ रहा है, वहाँ से रिवर्स रिएक्शन आ रहा है, और दोनों जो है वो एक लाइन पे एक साथ आ रहे हैं, वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कंडीशंस क्या क्या हैं इक्विलिब्रियम की, यानी कि किन किन कंडीशंस पे आपको इक्विलिब्रियम की स्टेट जो है वो नज़र आएगी। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। एक डायनेमिक प्रोसेस है। द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यूस टू अकर इवन आफ्टर द इक्विलिब्रियम स्टेट हैज़ बीन अचीव। यानी कि उसके बाद भी जो है वो हो सकते हैं कंटिन्यू आफ्टर इक्विलिब्रियम स्टेट। However, the rates of reactions are the same here, and there is no change in the relative concentration of reactant and product for the relative concentration of equilibrium. Following are the conditions and properties of a system at equilibrium. अब क्या क्या conditions and properties हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है the system must be closed, which means no substance can enter or leave the system। यानी कि जो हमारे पास सिस्टम है वो हमेशा क्लोज होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कोई भी सब्सटेंस एंटर नहीं हो सकेगा या तो लीव नहीं हो सकेगा, तो वो हमारे पास एक स्टेट होगी इक्विलिब्रियम की। उसके बाद हम सेकंड चीज़ देखते हैं, द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेट्स ऑफ रिएक्शन मस्ट बी इक्वल। यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है और दोनों रेट्स जो हैं वो फॉरवर्ड एंड रिवर्स के जो है वो रिएक्शंस के इक्वल होने चाहिए। ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पे है इक्विलिब्रियम इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। जैसे कि हमने पहले देखा था, इवन थो वी डोंट नेसेसरीली सी द रिएक्शंस, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। यानी कि एक डायनेमिक प्रोसेस है, हम लोग देखते नहीं है रिएक्शंस को, लेकिन जो है वो हमें ये पता होता है कि यहाँ पे फॉरवर्ड का रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नीड्स नॉट बी इक्वल, हाउएवर आफ्टर इक्विलिब्रियम इज अचीव द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। यानी कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इक्वल हो। ये भी हो सकता है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम जब स्टेट में आ जाए तो उसके बाद उनकी अमाउंट जो है वो कांस्टेंट हो जाए या सेम हो जाए। तो ये हो गया, ये कंडीशंस थी और प्रॉपर्टीज़ थी जिन पे हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अकॉर्डिंग टू Le Chatelier's प्रिंसिपल, इफ़ देयर इज़ एनी चेंज in the factor that affect the equilibrium condition, then the system will counteract or reduce the effect of overall transformation. This principle is applied to both chemical and physical equilibrium. यानी कि ली चार्ट प्रिंसिपल जो थे उन्होंने बताया कि अगर इन फैक्टर्स में कोई भी चेंज हुआ तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है, या तो वो रिड्यूस होगी या तो वो काउंटरैक्ट होगी। तो ये जो चीज़ें हैं अगर केमिकल या फिज़िकल किसी भी इक्विलिब्रियम पे हुई तो वो देख लेते हैं फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर अकर्स ड्यू टू द चेंज इन द वॉल्यूम। यानी कि अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तो हमारे पास चेंज इन प्रेशर होगा। इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन प्रेशर इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द गैसेज रिएक्शन बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ गैसेज रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नाउ डिफरेंट। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर प्रेशर में चेंज हुआ तो वो हमारे पास गैसेज रिएक्शन को भी इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो है वो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। In the heterogeneous chemical equilibrium, according to the principle of Le Chatelier, if there is a change of pressure in both liquid and solid, it can be ignored because the volume is independent of the pressure. यानी कि अगर हम ले चार्ट के प्रिंसिपल को देखें
तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई भी चेंज जो है वो प्रेशर में हुआ या बोथ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स में, तो इट कैन बी इग्नोर्ड, यानी कि इग्नोर्ड हो सकता है क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर के। लेकिन अगर गैस के केस में हुआ तो ये आपके पास इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ डेल्टा एच, यानी कि किस पे डिपेंड करता है, साइन ऑफ डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, एंड इट ऑल्सो फॉलोज ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिक्रीज, यानी कि जब भी हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारे पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगी वो डिक्रीज होगी। इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज, यानी कि एक्सोथर्मिक में जो है वो डिक्रीज होगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और एंडोथर्मिक में जो है वो इंक्रीज होगा जब इंक्रीज होगा टेम्परेचर में, यानी कि ऑपोजिट साइड्स हो रही हैं। तो together with the equilibrium constant the rate of reaction is also affected by the change in temperature, यानी कि अगर जो है वो together in equilibrium constant, यानी कि अगर ये जो दोनों reactions हो रहे होंगे किसी भी equilibrium state में, तो क्या होगा कि the rate of reaction is also affected by the change in temperature. In the case of exothermic reaction, according to Le Chatelet's principle, the equilibrium shifts toward the reactant side when there is increase in temperature, यानी कि अगर हम ले चार्टलेट्स के प्रिंसिपल को देखें तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास हुआ कुछ भी तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द रिएक्टेंट साइड, यानी कि जो इक्विलिब्रियम होगा वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड्स में, जब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्ट साइड पे हो जाएगा जब एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि वो प्रोडक्ट साइड पे चले जाएगा इक्विलिब्रियम जो है, और अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक में हुआ तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड पे। ठीक है, ये मतलब ऑपोजिट्स हो रही हैं यहाँ पे। उसके बाद हम तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट, यानी कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पे। कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द केमिकल इक्विलिब्रियम, कैटलिस्ट जो है वो इफेक्ट नहीं करती, इट ओनली स्पीड अप अ रिएक्शन, यानी कि ये सिर्फ जो है वो स्पीड अप के लिए यूज़ होती है रिएक्शन की। Same amount of reactants and products will be present at equilibrium in a non-catalyzed reaction. The presence of catalyst only facilitate when the reaction proceed through a lower energy transition state of reactant to product. यानी कि catalyst का क्या effect होता है, मतलब कि वो ये बता रहे हैं कि अगर जो है वो सेम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की हुई तो कैटलिस्ट हो या ना हो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको अपना रिएक्शन स्पीड अप कराना है, अगर आपके पास बहुत लोअर एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट है उस रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट को कन्वर्ट होने में, तब आप प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं और तब आपके रिएक्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है कैटलिस्ट। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ अ एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस। वो भी देख लेते हैं। व्हेन एन इनर्ट गैस लाइक argon इज एडेड टू अ कांस्टेंट वॉल्यूम इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन सो द इक्विलिब्रियम रिमेन्स इन एन अनडिस्टर्ब्ड स्टेट, यानी कि जब भी कोई इनर्ट गैस आती है, यहाँ पे एग्जांपल उन्होंने argon की दी है, एडिड होती है टू अ कांस्टेंट वॉल्यूम, इट डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती। इफ़ द गैस एडिड इज़ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दैट इज़ इन्वॉल्व इन द रिएक्शन देन द रिएक्शन क्वोशिएंट विल बी चेंज। लेकिन अगर जो है वो गैस एक होती है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऐड है, तब वो रिएक्शन में हमारे पास इन्वॉल्व हो सकती है और फिर हमारे पास रिएक्शन जो है वो चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ है इसकी, और कोई ख़ास इसका इफ़ेक्ट नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि क्या क्या टाइप्स में हमारे पास एक केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, दो तरह से होते हैं हमारे पास। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आर ऑल सेम फेस, यानी कि जो भी हमारे पास, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, अगर वो गैस की स्टेट में, तो वो गैस की स्टेट में ही प्रोडक्ट्स होंगे। अगर हमारे पास लिक्विड की स्टेट में रिएक्टेंट्स हैं तो लिक्विड की स्टेट में ही, यानी कि सेम फेस में आपके पास होंगे, तो आप उस इक्विलिब्रियम को होमोजीनियस कह सकते हैं। अब ये भी कह रहे हैं कि इट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी कि ये भी आगे से टू टाइप्स में डिवाइडेड है। रिएक्शन हैविंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि इसमें एक ये कंडीशन आ जाती है कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट की, तो वो एक जो है वो रिएक्शन आ जाता है होमोजीनियस में। तो वो क्या एग्जांपल दी हुई है, H2 + I2, ये क्या बन गया 2HI,
और N2 यानी कि इसमें ये हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स के, तो वो एक कंडीशन आ जाती है होमोजेनियस केमिकल इक्विलिब्रियम की। और दूसरी कंडीशन क्या है, रिएक्शंस हैविंग द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज़ नॉट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। वही बात आई है, लिखें यहाँ पे ये हुआ है कि होमोजीनियस में आपको बता रहे हैं कि दोनों चीज़ें सेम फेस में होंगी तो वो होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन उन्होंने फर्दर ये भी बताया कि इसकी भी दो कंडीशन हो सकती हैं कि जब आपके पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के सेम होंगे तो वो एक कंडीशन होगी होमोजीनियस की, और जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एंड टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स के सेम नहीं होंगे तो भी वो कंडीशन, अगर उनका सेम फेस है तो भी वो होमोजीनियस ही होगी। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2SO2 + O2 2SO3 बन रहा है, यानी कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमारे पास डिफरेंट आ रहे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हेटेरोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम का भी एक होता है, जैसे कि हमने देखा दो तरीके होते हैं। In this type of reaction, the reactants as well as the product of chemical equilibrium are present in different phases. जैसे कि होमोजीनियस में सेम फेस की बात हो रही थी, यहाँ पे डिफरेंट फेसेस की बात हो रही है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं आपको, CO2 + C क्या बन गया, 2CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। में ये हो गया कि अगर आपके पास रिएक्टेंट का जो फेस है वो लिक्विड हुआ या सॉलिड हुआ तो प्रोडक्ट का आपके पास होगा गैस का, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, क्या है इंपॉर्टेंस है इसकी। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है, हाइब्रिड प्रोसेस में भी यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिड प्रोसेस। हेयर नाइट्रोजन गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया। द यील्ड ऑफ अमोनिया हैपन्स मोर एट लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज अ कैटलिस्ट, यानी कि हाइब्रिड प्रोसेस में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी यूज़ होता है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। इन दिस प्रोसेस द फंडामेंटल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इन्वॉल्व्स केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो आज का ख़त्म होता है। होपफुली आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मसला है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको जवाब दे सकूँ और वो क्वेश्चन आपका हल कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।